क्वेश्चन है two resistor R1 10 ohm and R2 20 ohm are connected in series. Order to have 30 volt direct current source. Find the ratio P1 बटा P2 of a power expended by the ratio. चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। पहले सर्किट बना लो। ठीक, तो करंट कितना हो जाएगा V बाय आर, 30 बाय इन दोनों को कर दो सीरीज में, 30 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, पावर कंजप्शन 10 ओम में कितना हो जाएगा I स्क्वायर आर विच इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 10 वाट। पावर कंजप्शन इसमें कितना हो जाएगा 20 वाट। तो P1 बाय P2 का रेशियो अगर आप लेंगे 1/2 वाट, सॉरी वाट तो नहीं आएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच एनर्जी विल बी ए 1000 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब स्पेंड इन 2 आवर। चलो देखते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 72 किलो जूल, 7200 जूल, 720 जूल, 720 किलो जूल। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो टाइम को अपन सबको पता है स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, तो 1 आवर में कितना हो गया 600 सेकंड। 2 आवर में आपका कितना हो गया 200 सेकंड। तो एनर्जी बराबर P इंटू टी 100 इंटू टाइम। $720 किलो जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ L इक्विवेलेंट इन द सर्किट शोन बिलो। क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर ये 20 हेनरी, 12 हेनरी, 10 हेनरी, तो ये सब सीरीज में। तो सबसे पहले देख लो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा हमारे पास 42। फिर ये 42 और 7 आपस में पैरेलल में, यहाँ आएगा 6 हेनरी, यहाँ पे इक्विवेलेंट मिलेगा 6 हेनरी। फिर इन तीनों को प्लस कर दो, 4 + 6 + 8, इट विल बी 18 हेनरी। तो सॉल्यूशन हो गया हमारा ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ I1 and I2 are 2 current source then that are connected in series in the same direction, then the total current of the circuit will be। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई हमारे पास 2 सोर्स है, I1 I2, और ये सीरीज में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। तो आप देख सकते हैं टोटल करंट क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। अगर आप देखें इस पॉइंट पर आप KCL अप्लाई करें तो यहाँ पर ये I1 करंट और यहाँ पर ऐसा कर लीजिए ये I2 करंट, तो आने वाली करंट और जाने वाली करंट बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू KCL, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, और हमें पता है सीरीज में करंट सेम रहती हैं, ये भी हम जानते हैं।
तो दोनों कंडीशन यहाँ पे इनवैलिड है, केसीएल जो है वो वायलेट हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ केसीएल लॉ जो है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, इसका वायलेशन है। सो दैट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलें, 4 रेजिस्टेंस 80 ohm, 50 ohm, 25 ohm and are connected in parallel. Current through 25 ohm resistance is 4 ampere. Total current of the supply is 10 ampere. The value of R will be, क्या होगी? तो देखो यहाँ पर क्या है, एट्टी ओम, 50 ओम, 25 ओम एंड आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25 ओम है उसमें 4 एम्पियर करंट जा रहा है। फोर एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया? 100 वोल्ट, है ना? ये 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, सो दैट सबके अक्रॉस अब आप क्या है ना फाइंड कर सकते हो करंट। टोटल करंट आपको दी गई है 10 एम्पियर, तो 100/80, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वैल्यू 1.25, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ 4 है ही, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो बस 10 में से सबको माइनस कर दो, ये वाली करंट आपको मिल जाएगी IR, क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू KCL लॉ। 4 एम्पियर प्लस IR विच इज इक्वल्स टू IR कितना आ गया? 6, 7, 7.5। ठीक है, 2.75 एम्पियर। ठीक है, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 100, क्योंकि सब पैरेलल में। तो अब आप यहाँ से R का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 100/2.75 विच इज इक्वल्स टू 36.36 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 लाइट बल्ब P and Q are identical in all respect except that P filament is thicker than Q. If the same potential difference is applied to each other then चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, तो जिसमें करंट ज़्यादा होगा वो ब्राइट ज़्यादा चमकेगा बल्ब। तो P का जो फिलामेंट है ना, P बल्ब का, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम, इसमें करंट ज़्यादा जाएगी, तो P ये ब्राइट ज़्यादा चमकेगा Q के मुकाबले। तो B विल बी ब्राइटर बट इट हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो इस बात का तो बिल्कुल ये गलत है। P विल बर्न ब्राइटर बट इट हैज़ लोअर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन बिलो डिवाइस A is deliver 100 watt while B is absorbing 100 watt. Both device A and B are delivering 100 watt each. Option C, both device A and B are absorbing 100 watt each. Device A is absorbing 100 watt while device B is delivering 100 watt. तो यहाँ पर आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कोई सोर्स है, सॉल्यूशन सोर्स है ना, अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट एंटर करता है
और नेगेटिव से लीव करता है, तो ये क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्व कर रहा है। और यही सोर्स अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और नेगेटिव पे करंट एंटर कर रहा है, तो ये पावर डिलीवर कर रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, पॉजिटिव पे करंट एंटर कर रहा है तो ये, और नेगेटिव से लीव कर रहा है 10 एम्पियर, तो ये पावर को एब्जॉर्व कर रहा है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे एंटर कर रहा है, तो पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो A इज़ डिलीवरिंग 100 वाट, तो पावर देखो मल्टीप्लाई कर लो, 100 वाट आ ही रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 100 वाट। तो A इज़ डिलीवरिंग 100 वाट वाइल B इज़ अब्जॉर्विंग 100 वाट। ऑप्शन नंबर A जो है वो यहाँ राइट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Determine the equivalent capacitance of a given electrical network. ऑप्शन ए 2.21, बी 2.25, ऑप्शन सी 2.64, ऑप्शन डी 2.66 माइक्रोफैरेड। ऑल वैल्यूज आर इन माइक्रोफैरेड। तो सी इक्विवेलेंट निकालना है आपको। सी इक्विवेलेंट के लिए ये सभी के सभी सीरीज में, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/40। इसका अगर आप सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 40, ये 10, 4, 1, तो 15, 40/15 ये आ गया। उसके बाद ये पैरेलल में हो गया इसके साथ 40/15। फॉर्मूला लगाओ, सी इक्विवेलेंट टोटल 40/15 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाय 15। 2 टाइम्स जाएगा 30, फिर 40 2 टाइम्स ही जाएगा, तो 2.66 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। ऑप्शन ए 0 वोल्ट, ऑप्शन बी 5 वोल्ट, ऑप्शन सी 10 वोल्ट, ऑप्शन डी 20 वोल्ट। तो ए है, बी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये करंट यहाँ जाएगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 5 2 10 वोल्ट। बस अब आपको क्या निकालना है, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है पूरे के पूरे एक लूप के अंदर। यहाँ वी ए भी मान लो, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। माइनस का 10 प्लस का वी ए बी इक्वल्स टू 0, तो वी ए बी इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। All the resistance in the circuit in figure below are of R ohm each. The switch is initially open. What happened to the lamp intensity when the switch is closed? तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि ये जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, और व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है, वो बता रहा आर ओम के, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो कितना है भाई, आर 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 आर। तो ये बीच वाला जो ब्रांच है इसका तो हमें वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना, इसकी तो हमें वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास 2R पैरेलल 2R विच इज़ इक्वल्स टू R। अब ये कह रहा है कि अगर इस स्विच को क्लोज कर दिया जाए, मेक इट शॉर्ट, अगर इसे शॉर्ट कर दें इस तरीके से, तो क्या असर पड़ेगा। तो अब भी अगर आप देखेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बन गया नोड। ठीक है, तो ये पैरेलल में R/2 और ये पैरेलल में R/2। देखो, तो ये जब भी कभी इस तरीके से आए ना बीच में, ये तो शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने पर इट विल बिकम नोड।
तो अब सर्किट कुछ इस तरीके से हो गया, आर 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 आर, तो यह R/2 आया इफेक्टिव, फिर R/2 आया, दोनों सीरीज में, इट विल बिकम R। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, तो यहाँ पर भी जितना करंट बह रहा था वो ही रहेगा, यहाँ पर भी करंट सेम बहेगा, तो ब्राइटनेस बल्ब की सेम रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहेंगे इसे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। What will be the Norton resistance between terminal A and B for a given electrical circuit? तो यहाँ पर आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है। A 18, B 12, C 9, D 6। देखो इसे अगर आप शॉर्ट कर दो, करना क्या है भाई, यहाँ बना लो डायग्राम। चार ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 6 ओम, आर इक्वेलेंट। तो कितना हो गया भाई, 4 + 2 6, 6 और 6 आपस में पैरेलल, इट विल बिकम 3 ओम, 3 + 4 7, 7 + 2 9। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 6 और 6 आपस में 3 ओम, फिर सर्किट आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये बनेगा, 2 4 3 सभी सीरीज में, तो ये हो गया 4 3 7 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सबने भी यही निकाला होगा आंसर। चलने हैं आगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर एल इट रिसीव मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या है भाई, आर इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू लोड रेजिस्टेंस। तो सर्किट में सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। फॉर मैक्सिमम पावर तीन ओम, 6 ओम, 4 ओम, 6 पैरेलल 3 + 4, इट विल बी 2 + 4 = 6 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम द एक्सप्रेशन फॉर द लोड करंट इज, क्या होगा भाई, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं भाई, डायग्राम बना लो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल उसका डायग्राम आप बना सकते हो। आर एल, आई इंटरनल, आई एस सी, है ना। तो लोड करंट निकालना है आपको। तो लोड करंट के लिए आप अपोजिट वाली ब्रांच में के रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, आई इंटरनल, नीचे दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बाय नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। तो देख लीजिए एक्सप्रेशन किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। देन दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Given two coupled inductor L1 and L2 having their mutual inductance M, the relationship among the must satisfied। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया है। तो आपको पता है जो K का वैल्यू है, मान लो इक्वल्स टू K, तो दिस K का मैक्सिमम वैल्यू जो है भाई 0 से बड़ा, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ही छोटा वैल्यू आना है। तो जो M है, L1 L2 अगर बराबर है तो बराबर भी आ सकती है वैल्यू, अदरवाइज
छोटी वैल्यू ही आएगी, समझ गए? क्योंकि अगर ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी तभी तो पॉइंटों में आएगा आंसर, है ना। इसके बीच में वैल्यू वेरी करेगी 0.1 0.2, तो इसलिए इट विल बी ग्रेटर देन लेसर देन इससे या इक्वल्स टू। ऑप्शन नंबर बी 0। तो यहाँ 0 का मतलब होता है आइसोलेट हो गया सिस्टम, और 1 का मतलब होता है टाइटली कपल्ड। टू अनकपल्ड 3 इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इंडक्टेंसेस, देखो अनकपल्ड है, तीन और तीन पैरेलल में, तो एल इक्विवेलेंट कितना हो गया 1.5 हेनरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द पावर फैक्टर फॉर ए गिवन सर्किट ए बी सी डी। क्या होगा? देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओवर जेड। तो अगर सबका इम्पिडेंस निकाला जाए तो जेड तो मेरे को पता चल गया, विच इज इक्वल्स टू 10 ओम, है ना। और 3 फेज है तो इट विल बी क्या होगा 3 टाइम्स टोटल, थर्टी ओम, 8 टोटल 18 ओम। यहाँ पुट करो 0.6 लगेगी। क्यों? क्योंकि सर्किट मेरा क्या है, इंडक्टिव। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइनोसोडियल करंट आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस I1 and I2, the phase difference between them is 45 degree, 60 degree, 105 degree, 75 degree। तो देख लो, एक इस तरीके से एक रेफरेंस ले लो आप, है ना। फिर रेफरेंस से भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हो गया आपका ये रेफरेंस एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी 60 डिग्री, और ये हो गया क्लॉकवाइज नेगेटिव का मतलब इट विल बी 45 डिग्री, है ना। ये हो गया I1, ये हो गया I2। तो इफेक्टिव कितना हो गया इनके बीच में 60 + 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलिए, इफ टू इम्पिडेंस आर गिवन दिस एंड दिस Z1 एंड Z2, देन Z1 by Z2 कितना होगा? ऑप्शन ए 10 ओम, 10 ऑप्शन ए सॉरी 100 पोल
वैल्यू 30 डिग्री, ऑप्शन बी सी डी, क्या होगा राइट। चलिए आइए करते हैं। अगर आप Z1 बाय Z2 करते हैं 5/30, सो ये हो गया 4, थर्टी डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए अगर आपका मल्टीप्लिकेशन में होते हैं देन इट विल बी ऐड एंगल्स, एंगल ऐड होते हैं, डिवीजन में होते हैं इट विल बी सब्ट्रैक्ट, तो ये याद रखना है, बस यही है इसमें ज़रा सा कॉन्सेप्ट। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड इन द RLC सर्किट गिवन बिलो। तो सबके अक्रॉस देखिए ये वैल्यू दे रखी है, सब कुछ गिवन है यहाँ पर, आपको फाइंड आउट करना है सी का वैल्यू। चलिए, सबसे पहले फाइंड कर लो आप भाई V/XC इक्वल्स टू I, है ना, यही होगा। तो V बराबर I इक्वल्स टू XC विच इज इक्वल्स टू 1/ωc। तो वोल्टेज अक्रॉस इसके कितना है 150, करंट कितना है 5, 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 1.4, फ्रीक्वेंसी कितना है ये या ध्यान रखना 60 गलती हो सकती है, सी का वैल्यू फाइंड करना है, बस कैलकुलेट कर दो सबको। 5/2 इंटू 3.14 इंटू 150 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू कितना जाना चाहिए भाई, ये 100, 18 और समथिंग 5, और ये वैल्यू अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये चला जाएगा 1.5, ठीक है, इट विल बी 8.842। कैलकुलेशन फास्ट रखना, ठीक है। आप अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसे 3.14 ना लिख के 22/7 लिख लो, ठीक है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए, इन RL सीरीज सर्किट ड्रॉ 15 मिली एम्पियर करंट फ्रॉम में 120 वोल्ट 50 हर्ट सप्लाई, द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। सबसे पहले देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, इंडक्टिव सर्किट है, पहला पॉइंट तो ये हुआ, तो मतलब सिंपल सी बात है, tan phi का वैल्यू मेरे को दिया है XL/R विच इज इक्वल्स टू tan 60, XL/R XL √3 टाइम्स ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज। तो करंट आपको दिया गया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले आप Z निकालो, R² प्लस XL का स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करो विच इज इक्वल्स टू 2R। चलो ये भी ठीक है, तो V/I इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 2R, तो ये हो गया 120, 2 इंटू 15 मिली एम्पियर माइनस का 3, चलो किलो में बढ़ जाएगा, इसे यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू R, तो 180/30 इक्वल्स टू R, R बराबर आ गया 4 किलो ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सही क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सोच सही तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
In balanced three-phase circuit, the line current is 12 ampere. When the power is measured by 2 wattmeter method, 1 meter reads 11 kilowatt while other reads 0. Find the perfect factor of load. बहुत आसान है. एक तो आपका रीड कर रहा है 11 किलोवाट, दूसरा आपका रीड कर रहा है 0 किलोवाट. तो W1 माइनस W2, W1 प्लस W2. किलोवाट माइनस 0, 11 किलोवाट प्लस 0. लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा. मैं तो ठीक है, दिमाग में भी रख सकते हो पॉइंट. तो ये √3 आएगा. फाई बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री. तो पर फैक्टर क्या होता है? cos फाई. तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? बताओ. इट इज 1/2. 0.5 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी. The approximate value of shunt resistance required to convert an emitter of range 0 to 50 milliampere to 0 to 5 watt its internal resistance is when its internal resistance, मतलब आपको I internal दिया गया है. सबसे पहले तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो आप. I over IM. इतने में कन्वर्ट करना और इतना है. So which is equals to 100. So when its internal resistance is 99 ohm, RSH equals to internal resistance M minus 1, which is equals to 99 RSH. वैल्यू शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 1 ओम. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. चलिए. Power delivered to a three-phase load can be measured by 2 wattmeter only when its load is balanced, load is unbalanced, load is connected to a source 3 wire, load is connected to a source through 4 wire. ब्लॉन्डर्स थ्योरम में क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कंडक्टर विल बी n-1. तो 3 फेस है, 3 - 1 इक्वल्स टू 2 तभी आएगा. तो लोड अगर कनेक्टेड हो थ्रू ए सोर्स थ्रू 3 वायर. ऑप्शन नंबर सी. चलिए. चाहे फिर वो बैलेंस लोड हो या अनबैलेंस लोड, सभी के लिए. और 1 वाट मीटर मेथड होता है सिर्फ बैलेंस्ड के लिए. ये भी याद रखिए, एग्जाम में आ जाता है. Which of the following power station is mainly used to cover peak loads on the power system? तो देखिए, पीक लोड के लिए जो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, एकदम से लोड सप्लाई करे, तो इट इज पम्प्ड स्टोरेज. हाइड्रो प्लांट. फिर एक और दूसरा कौन सा था? गैस पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट. तीसरा होता है डीजल पावर प्लांट.
गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये कट करो, इसलिए नहीं होगा, थर्मल पावर प्लांट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, ये कोज वाला ये होता है बेस लोड प्लांट, ये भी आपका होता है बेस लोड प्लांट। नेक्स्ट, इन 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम द बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इज सॉल्यूशन। तो आप सबको पता है एक कॉस्ट वर्सेस किलोमीटर का एक ग्राफ बनता है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए, कुछ डिस्टेंस के लिए आपका डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ राइट आंसर है। व्हाट इज द मेन कंसिडरेशन फॉर द हायर वोल्टेज हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन, क्यों करते हैं? एज वी नो दैट लॉसेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ए बी सी डी ई सब दिया ऑप्शन में, ठीक है, वी स्क्वायर। इफ द वोल्टेज इज हाई देन द लॉसेज आर लो, द लॉसेज आर लो, कम होंगे तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो एफिशिएंसी और रिड्यूस पावर लॉस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the unvarying load which occur almost the whole day on the system power on the station is known as peak load, bottom load, base load या top load। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है भाई, अभी बताया मैंने, पीक लोड क्या होता है, आपके अनवेरिंग रहते हैं भाई, आपका पावर कंजप्शन शुरू हुआ इस तरीके से मान लिया बना, तो ये देख रहे हैं इतना लोड जो है, इतना लोड तो कांस्टेंट है, ये वाला लोड जो है ये पीक लोड है। इस लोड के लिए आपको थर्मल पावर प्लांट के साथ अनदर पावर प्लांट भी सेटअप करना पड़ेगा जो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, लोड को पिकअप कर ले। जहाँ हाइड्रो पावर प्लांट हो गया आपका, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, अभी बताया मैंने, डीजल हो गया, गैस हो गया, तो ये है बेटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज कंप्यूटेड एज वेयर एस इज द सेंडिंग एंड एंड आर इज द रिसीविंग एंड, एन एल नो लोड, एफ एल फुल लोड, ए बी सी डी सब दिया गया है। बहुत आसान है यार ये तो भाई। यहाँ पर आपका रिसीविंग एंड पर नो लोड से फुल लोड में कितना चेंज हो रहा है, मल्टीवाइडेड बाय फुल लोड, ये है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, यही है वोल्टेज रेगुलेशन। आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? 0% है। और अगर आप प्रैक्टिकल की बात करेंगे कैसा होना चाहिए? एज मिनिमम एज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंडल कंडक्टर दैट आर यूज टू इंक्रीज द लाइन वोल्टेज इन EHV लाइन फॉर रेजिंग क्रिटिकल कोरोना वोल्टेज डिपेंड्स ऑन। बहुत आसान है। देखो बंडल कंडक्टर में जैसे मान लो ये कंडक्टर है, तो बंडल कंडक्टर में क्या करते हैं, एक ही कंडक्टर को इस तरीके से कर देते हैं, ये होता है बंडल कंडक्टर।
इससे इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होती है आपकी, बढ़ती है, क्रिटिकल वोल्टेज रिड्यूस होता है। ठीक है, तो आपका जो कोरोना है मतलब कोरोना लॉस जो है बंडल कंडक्टर से रिड्यूस होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए बंडल कंडक्टर का बनाया गया है, मेन पर्पस बंडल कंडक्टर का यही है, टू रिड्यूस कोरोना लॉस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, साइनोसॉइडल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो आप सबको पता है जो वेव फॉर्म बनती है एमएमएफ के लिए इस तरीके से बनती है, तो ये है आपका ट्रायंगुलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसमें एक और है, मैंने इस क्वेश्चन को भी एक ही साथ लिया है। इन डीसी मशीन द शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या बनता है आपका, फ्लैट टैप्ड, ट्राइपोजॉइडल। ठीक है, फ्लैट टॉप्ड, इस तरीके से। इट इज द मेन फील्ड फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी। देख लो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए दोनों क्वेश्चनों को यहीं लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर डिपेंड फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई इज ए बी सी डी। तो हम सबको पता है कि स्पीड और टॉर्क में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ना। ठीक है, P बराबर ओमेगा टी। सो कांस्टेंट पावर के लिए टॉर्क और स्पीड आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो दैट इट विल बिकम ग्राफ जो आपको मिलेगा डीसी सीरीज पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये भी नहीं याद आ रहा लेकिन आपको इतना पता है कि नो लोड पर इस मोटर को स्टार्ट नहीं करते बिकॉज इट विल गिव वेरी, बहुत हाई स्पीड मिलती है आपको बहुत कम टॉर्क पर। ठीक है, अटेन वेरी डेंजर स्पीड, जिससे मोटर क्या हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है, और जो भी आदमी अगर पास में हो उसे भी क्या कर सकती है, डैमेज पहुंचा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए नेक्स्ट, डैश इज द स्टैटिक एक्साइटर, डीसी सेपरेटली एक्साइटर जनरेटर, एम्पलीडाइन, रीटूल, रेक्टिफायर। मैं देखो जिसमें कोई मूविंग पार्ट ना हो, है ना, जिसमें कोई मूविंग पार्ट ना हो, कोई मैकेनिकल मूवमेंट ना हो, उसे कहते हैं अपन स्टैटिक रेक्टिफायर एक्साइटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ रेक्टिफायर जो है वो एक स्टैटिक एक्साइटर है। नेक्स्ट, if the no load input power to transformer is practically equals to dash loss in the transformer, है ना, इसका आंसर क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, नो लोड पर आई नोट करंट, ये कौन से लॉस होते हैं, आयरन लॉस। चाहे आप लोड लें ना लें, लेकिन देयर विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लॉस विल बी देयर। ऑप्शन नंबर सी। विस्कोसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर एल शुड बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मीडियम, वेरी लार्ज, लार्ज, लो। विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए और इसका फ्लैश पॉइंट मेरे को बताना कमेंट करके। फ्लैश पॉइंट कितना होता है इसके लिए और इसका जो क्रिटिकल डाइलेक्ट्रिक वैल्यू है वो भी कितना है वो भी बताना मेरे को, दोनों कमेंट में, ठीक है, जिससे मुझे पता चले एटलीस्ट आप सब पूरा वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ आर्मेचर रिएक्टेंस टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ लार्ज मॉडर्न अल्टरनेटर इज अबाउट, तो बहुत कम होता है, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस अराउंड 0.2 के अराउंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन जो हैं दिखते बड़े नॉर्मल से हैं, लेकिन अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी मैंने रखा है इस सीरीज में जिससे आपको बहुत हेल्प हो। द एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर ऑफ SCIM इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू इट्स, देखो नो लोड पर इंडक्शन मोटर में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इट विल ड्रॉ वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, सो द लॉसेज आर मोर। तो जैसे जैसे आप इसे फुल लोड की तरफ लेके जाएंगे, नो लोड से फुल लोड की तरफ, वैसे वैसे पावर फैक्टर विल गेट मेंटेन एंड एफिशिएंसी। अब पावर फैक्टर मेंटेन होगा तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। इट विल बी ड्यू टू मैकेनिकल टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए 3-phase 3-stack variable reluctance steeper motor has 20 pole on each rotor and stator stack. The step angle of its steeper motor is 3 डिग्री, 9 डिग्री, 6 डिग्री, 18 डिग्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। NR 3 into 2 which is equals to 20 है, 2 नहीं 20 पोल। ये तो हो गया नंबर ऑफ स्टैक्स और ये हो गया आपके नंबर ऑफ पोल्स विच इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर? लो नॉइस, अनस्लॉटेड रोटर, स्मूथ रनिंग, हाई पावर। तो देखो लो नॉइस भी होती है, तभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। एक एक को करते चलो। अनस्लॉटेड होती है, बिल्कुल राइट है। स्मूथ रनिंग होती है, इन दो की वजह से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में इसे यूज़ करते हैं। हाई पावर नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, आंसर है डी। इन सिंक्रोनस मोटर द स्टेटर फ्रेम इज मेड अप ऑफ, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, CRGOS, कास्ट आयरन, वेल्डेड स्टील प्लेट्स, डी लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। तो देखो बहुत बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में आप ये लगा दोगे, ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका काम क्या है भाई? देखो आपको दो चीज़ों में देखो कन्फ्यूज़न होगा, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये देखो ये वाला जो पार्ट है मशीन के ऊपर का पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को अपन कहते हैं स्टेटर का फ्रेम, और ये वाला जो पार्ट है
जिसमें वाइंडिंग्स को रखा जाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ रहे होंगे आप जो मेरे कहने का पॉइंट है, ये वाला पार्ट, ये स्टेटर का कोर। ठीक है, ओरिजिनल काम तो कोर का ही है, फ्लक्स बनाना, फिर उसके पूरा पाथ देना, लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराना। लेकिन फ्रेम का जो काम है, फ्रेम का काम है मशीन के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा बचाना है, इसलिए अपन यूज करते हैं यहाँ पर किसका, कास्ट आयरन का, आयरन। ठीक है, और कोर में अपन यूज करते हैं स्टील का। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ध्यान से आंसर देना है। फ्रेम पूछा है कि स्टील, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं इस क्वेश्चन के ऊपर, आपको सीधा आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप ऑफ 500 वाट हैविंग ए MSCP ऑफ 1000 is suspended 2.7 meter above the working plane. Calculate illumination directly below the lamp at a working plane. Option A, option B, option C, option D. What should be the right answer? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो सारी चीज़ें लिख लो। E बराबर सोल्यूशन I ओवर H स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आई बराबर क्या है आपके पास 1000, H स्क्वायर बराबर आपके पास क्या है 2.7 हाइट, विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इसे कैलकुलेट करो आप। इट विल बी केम अराउंड 1 मिनट। ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग 137 लक्स आएगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर convector the method of heating used is arc heating, resistance heating, induction heating, dielectric heating. तो इसमें आंसर है आपका बी डी। देखिए कन्वेक्टर रूम हीटर की बात हो रही है तो इट विल बी, बहुत आसान है, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस हीटिंग, इसलिए अपन नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं ना उसमें। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ए हाईली रेजिस्टिव मटेरियल इज चूजन फॉर हीटिंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू। भाई रेजिस्टेंस मटेरियल सॉल्यूशन देखते हैं अपन। L बाय ए विच इज इक्वल्स टू, भाई या तो आप रजिस्टिविटी को बढ़ा लो या L को बढ़ा लो, A को घटा लो। यहाँ A के बारे में बात ही नहीं करी। तो अगर आप रेजिस्टिव मटेरियल चूजन फॉर हीटिंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाई रेजिस्टिव, ठीक है, रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जस्ट उल्टा कर दो यार, इसे आसान बना लेते हैं। नहीं यार ये क्वेश्चन में
ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ ये क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमाने लायक है, बहुत सही क्वेश्चन है। कहना क्या चाह रहा है, देखो एग्जामिनर यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे, मान लो आपने लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, आपको हीटिंग ज़्यादा मिलेगी। बट पॉइंट क्या है कि आपका कॉस्ट भी तो इंक्रीज कर जाएगा और आपका जो इक्विपमेंट का साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा। तो अपने को कॉस्ट भी कट करनी है, साइज़ भी कॉम्पैक्ट करना है, तो इसलिए अपन हाई रेजिस्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी बताया मैंने नाइक्रोम का, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे मुझे लेस छोटी लेंथ का कंडक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, उलझा सकता है, इसलिए यूटिलाइजेशन के भी सवाल रखे हैं, लोग कम ही रखते हैं इन्हें, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ही में सबसे ज़्यादा बच्चा फंसता है, बाकी तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट, फॉर सीरीज सिलिकॉन डायोड कॉन्फ़िगरेशन शोन बिलो द करंट आईडी इज, क्या होगा? बस आईडी निकालना है, सीधा सा लॉ लगाओ यहाँ पर। सिलिकॉन डायोड आपको दिया गया है -8, तो वोल्टेज ड्रॉप कितने का है यहाँ पर, सॉरी -+0.7, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 0.7 प्लस ID इक्वल्स टू 2.2, so ID will be equals to 8 minus 0.7 equals to 2.2, which is equals to 3.32 milliampere. Option number B is the right answer, है ना? Next, the relationship between alpha, beta and beta factor of a transistor can be defined as, बहुत आसान है, बीटा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 माइनस का अल्फा। बिल्कुल इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज प्रोवाइडेड बाय ए जनरेटर, बायस बैटरी, बी बाइसिंग सर्किट, डी डायोड, क्या होगा इसका राइट आंसर? बाइसिंग बाय बाइसिंग सर्किट, जिससे क्यू पॉइंट को स्टेबल रखा जा सके, ऑप्शन नंबर बी। वाइल ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, मान लो इलेक्ट्रॉन इस लेवल में था और इस इलेक्ट्रॉन जंप करके इस लेवल में आया, तो क्या करेगा भाई, या तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा या फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर राइट है। क्यों? फोटोन एक इज इक्वल्स टू एच नो, क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर एम्पलीफायर इन विच द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सो एडजस्ट दैट कलेक्टर करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एन इनपुट सिग्नल आर नोन एज, ऑप्शन नंबर ए, क्लास बी एम्पलीफायर। ठीक है, ओके क्लास।